हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। बहुत दिनों के बाद में एक अच्छी सी खबर मिली है और वो खबर ये है कि हमारे पास में एक छोटी सी वैकेंसी दिखाई दे रही है और ये वैकेंसी इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार है। रीजन ये कि इसकी भी पेमेंट स्केल वही है, यही 13 लाख का सीटीसी है, यानी ऑन एवरेज पर मंथ आपका 1,08,000 के आसपास में सैलरी इसमें बनती है। फिर इसमें बात करते मतलब कॉस्ट टू कंपनी वाली सीटीसी वाली बात ये है। दूसरा, एयरपोर्ट पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 वैकेंसीज निकाली हैं। आज का नोटिफिकेशन शाम के आसपास में, शाम 4 बजे के आसपास आया। हमने थोड़ा लेट से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी दे पाएं, हर चीज़ के बारे में डिटेल दे पाएं। और सबसे खास बात यह है कि इसकी सिलेबस भी आज ही रिलीज हो गई। यानी सिलेबस वैसे तो बहुत लेट से आता था, लेकिन अभी फिलहाल में, हालांकि हमने सिलेबस डाल दिया था पुराने एग्जाम के रेफरेंस के हिसाब से ढूंढ करके, बट अभी फिलहाल में सिलेबस भी रिलीज हो गई है। दैट मीन्स आपके पास में क्लिस्टर क्लियर पिक्चर होने वाला है। देखिए क्या क्या है इसमें। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है जिसमें एचआर के ज्यादा पद हैं, यानी 66 पद के आसपास में है। ऑफिशियल लैंग्वेज के 4 पोस्ट हैं और शेष जो हैं वो फायर ऑफिसर्स के हैं। तीनों वैकेंसीज जो हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान देनी चाहिए। जैसे पहले तो आप देख लोगे यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज, और यहाँ पे बताया गया कि 13 देखो आपके पास में फायर ऑफिसर्स का है, 66 आपका एचआर का है, 4 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का है। देखने में तो कम लग रही होंगी ये पोस्ट, लेकिन ध्यान रखें इसमें कंपटीशन ना के बराबर रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चल पाता। जो डेडिकेटेड होकर इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एआई के लिए रहते हैं, थोड़ा सा उन्हीं लोग को एक आइडिया लग पाता है। तो वैसे देखने में तो लगता है बहुत कंपटीशन होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कट ऑफ दिखता है ज्यादा, पर होता नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग हो शायद कट ऑफ काफी नीचे आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट कि इसकी विजिबिलिटी आप लोग को थोड़ी बेटर मिल पाए। तो लेट्स डू दैट। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ज्यादा बेहतरीन दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो इसमें तो हम लोगों ने देख लिया कि पोस्ट कितनी कितनी है, रिजर्वेशन वैसे ही वैसे है। और अगर एज की बात करें तो एज यूजुअल इसका एज लिमिट जो है, क्राइटेरिया वही 27 ईयर्स का ही है। यानी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे वो 27 साल तक के एज तक भर सकते हैं। और ध्यान रहे 27 का मतलब ये होता है कि 26 एंड रनिंग, यानी 26 साल के आप हो चुके हैं, आप भर सकते हैं। जिस दिन आप 27 साल के पूरे हो गए, यू हैव कंप्लीटेड योर 27 ईयर्स, इसका मतलब आप नहीं भर सकते। डू यू गेट माय पॉइंट। तो 27 साल का मतलब ये हो जाता है कि आप 26 साल कुछ माह के हैं। जिस दिन भी आपकी 27th लगेगी, उस बर्थडे के बाद से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फायर सर्विसेज का अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो बीई या बीटेक मांगा गया है, और ट्रेड इन्होंने मांगा है फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले। और हमें पता है कि हमारे ज्यादातर फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कि मैकेनिकल से हैं, तो इसीलिए हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ह्यूमन रिसोर्स वाला है, इसमें देखो एमबीए मांगा हुआ है, इक्विवेलेंट जो 2 साल का कोर्स हो। और किस में होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, पीएमआईआर और लेबर वेलफेयर की अगर बात करें, इन सभी ट्रेड से भी आप किसी में भी भरे हो, किसी में भी आपकी अगर नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। तो हमें लगता है कि एमबीए वाले बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल रहती है एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा और बेटर ऑप्शन होगा। एज लिमिट वही है, एज रिलैक्सेशन वही है, यानी कि 30 साल तक के एज वाले ओबीसीज में अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भर सकते हैं। एससी एसटी को जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, दैट इज अप टू 5 ईयर्स, यानी 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अगर चार्जेस की बात करें तो एज यूजुअल एआई के सारे फॉर्म ऑलमोस्ट लगभग 1,000 रुपये फीस रहता है, जिसमें एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहता है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक बेहतर जॉब चाहिए तो। नेक्स्ट, 17 फरवरी से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। 17 फरवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू करना है। एलिजिबिलिटी काउंट होगी जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। यही आमतौर पे एआई करती रहती है, ज़्यादातर जो रेगुलर वैकेंसीज होती हैं, रेगुलर वैकेंसीज में अक्सर यही करती रहती हैं। और यानी कि 18 मार्च जो लास्ट डेट है, यही आपका एलिजिबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उस दिन तक आप 27 के पूरे ना हुए हों। पे स्केल वही है, 13 लाख पर एनम वाला ही सीटीसी आपको मिलता है। और बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर रहने दीजिए। फिर आते हैं हम लोग सिलेबस में। सिलेबस में अगर फायर सर्विसेज का देखोगे तो देखो पार्ट ए पार्ट बी, यानी 2 खंडों में पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। चाहे तीनों की हम बात करें, फायर सर्विसेज हो, फायर ऑफिसर्स हो, या फिर आपकी एमबीए, ये अपना एचआर हो, या फिर आपका तीसरा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का हो। इन तीनों में आप देखोगे 2 खंडों में पेपर रहेगा। पहला खंड जो होगा वो सबके लिए समान रहता है, इवन एटीसी में भी यही रहता है। यही नॉन टेक्निकल पोर्शन एज यूजुअल सेम रहने वाला है। और जैसे इसमें देखा गया है कि देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1 मार्क क्वेश्चन ईच रहेंगे, तो कुल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे 60 नंबर के, और 60 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे 1 नंबर के। ठीक है। ये 60 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा वेटेज उसी प्रकार से रहेगा, यानी कि 20, 15, 15 और 10 का। 20 का वही इंग्लिश, इसका एप्टी, 15 का रीजनिंग और 10 का जीएजीएस। ठीक है।
तो कुल मिला के इस तरीके से आपकी पार्ट ए की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सारे एग्जाम्स के लिए, यानी इनमें तीनों पोस्ट है, तीनों के लिए यही रहने वाली है। यानी पार्ट ए 60 क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे और यही सारी चीजें इसी मार्किंग के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से दिखेंगी। ठीक है, पार्ट बी की अगर बात करोगे तो इसमें देखो जो अपना फायर ऑफिसर्स वाला है, जो एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज वाला है, इसमें देखो क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, सोम, हाइड्रोलिक्स, मशीनरी, एसेसरीज, यानी पूरा जो मैकेनिकल्स का, जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो पूरा सिलेबस है लगभग वही मिल जाता है। थोड़ा सा फायर इंजीनियरिंग का सिलेबस और ऐड करना होगा, फायर हजार्ड्स वगैरह मिला करके, एयरक्राफ्ट फायर, इलेक्ट्रिकल फायर से इन सबको भी इंक्लूड करके। वहीं अगर हम एचआर पे आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे आते हैं, इसमें भी वही पार्ट ए जो आपका है वो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, और वही मार्किंग स्कीम 20, 15, 15 और 10। जहां तक मेरी जानकारी है इतनी ही रहने वाली है, इंग्लिश, रीजनिंग, आपटी और जीएजीएस। ठीक है, तो कुल मिला करके इस तरह से आपकी पार्ट ए की स्कीम रहने वाली है। पार्ट बी अगर आप देखोगे तो आपका लगभग सारे सेमेस्टर से इन्होंने मेन जो कोर सब्जेक्ट हैं उठा लिए हैं। ठीक है, मेन कोर सब्जेक्ट इन्होंने उठा लिए। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इन एग्जाम्स को अप्लाई करने वाला है, मुझे लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, है ना। कहते नहीं, दानी बच्चिया का दांत नहीं देखते, यानी कि जो बेरोजगार हैं वो ये नहीं देखते कि कहाँ हमको अप्लाई, हम कहाँ कर रहे हैं, कुल बस इतना देखना चाहिए कि क्या हमारा स्ट्रीम मैच कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा ट्रेड ही बदल जा रहा हो, हम पढ़ाई कुछ और कर रहे हो, पढ़ना कुछ और पढ़ रहा है। जहां पे भी अगर 50% या उससे ज्यादा सिलेबस मैच करता हो, हमें लगता है कि उसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। अपना जो कोर इंटरेस्ट है उसको मेंटेन रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अपना जो कोर है उस पर आप ज्यादा फोकस रखिए। लेकिन जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं, नॉन कोर एग्जाम्स हैं, उनको आप थोड़ा टाइम दे करके आप उसको साथ में एक पैरेलल ले सकते हैं। रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि हमारे जानने में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक नंबर से आधा नंबर चूक गए। उनमें ज्यादातर हताशा में, निराशा में वो जाते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना एक आध दो एग्जाम्स और दिए रहते हैं जो पैरेलल लेवल के होते हैं। जैसे नॉन टेक अगर सेम देखो तो जैसे सीजीएल है, बैंकिंग है, या ज्यादातर ऐसे नॉन कोर रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं नॉन टेक्निकल बेस में होते हैं, तो एक आध जॉब वो सिक्योर किए रहते हैं कि सर 1 साल बाद ज्वाइनिंग होगी, 1.5 साल में होगी उसकी, ऐसे करके, तो उनको क्या होता है, एक बैकअप प्लान हो जाता है। दूसरा क्या है, क्योंकि आपका वहां पे कोर सब्जेक्ट हो जा रहा है नॉन टेक्निकल पार्ट ही, है ना, तो क्या है कि अब नॉन टेक्निकल पार्ट आपका ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, यानी कि आप टेक्निकल एग्जाम्स में जो नॉन टेक पार्ट आता है उसमें 100% श्योर हो जाओगे, तो आपके लिए वो हेल्प ज्यादा कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नॉन टेक पार्ट, यानी कि ये 60 क्वेश्चन जो हैं इसमें से 50+ आपको सिक्योर कर लेना है। अभी इसमें, इस वाले पार्ट में आप जितना ज्यादा गेन कर पाओ उतना ही बेहतर है। समस्या ये है कि इन सभी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे ईटीसी में तो आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा, इवन हमने भी बुक वगैरह दे दी है तो उसमें भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, इसमें मटेरियल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो नॉन टेक्निकल पार्ट हमारे पास में एक हम आपको दे सकते हैं, एज अ कोर्स दे सकते हैं अगर आपको चाहिए, और दूसरा जो टेक्निकल पार्ट है इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप क्या करोगे, जेई 2025 विदाउट एनी स्पेस, जेई 2025 विदाउट एनी स्पेस, ये आप व्हाट्सएप कर देना 94090200, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे जेई 2025 एज यस, यही लिख करके आपको भेज देना है। ठीक है, तो हमको पता चला है कि कितने लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। अगर हमें लगता है कि 50 से ज्यादा है तो हम थोड़ा सा अपना एफर्ट या समय निकाल करके इस पे काम कर सकते हैं, और अगर लगता है कि बस एक ही दो कैंडिडेट हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हम थोड़ा सा बेटर जगह फोकस करें, ज्यादा बेटर है ना। तो देखते हैं कि अगर आप लोगों में से कोई भी इनमें भर रहा हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मन कर रहा होगा कि जानकारी अगर मिल जाए ज्यादा बेहतर है, कि जैसे जॉब प्रोफाइल क्या होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे खास बात यह है कि अगर आप एचआर में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए आप रिसोर्सफुल रहेंगे, है ना, क्योंकि कई सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं, क्रूशियल अपडेट होते हैं जो इन्हीं बच्चों के सारे मिल पाते हैं, है ना। हर डिपार्टमेंट की क्रूशियल अपडेट्स होंगी, वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कोई भी फ्रेमवर्क बदलने वाला उससे रिलेटेड, तो यही बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं से अपडेट थोड़ा बहुत इशारे में बता जाते हैं, और ये अपडेट क्रूशियल होते हैं। जरूरी है कि आप प्राइवेसी सिक्रेसी ये मेंटेन रखें, लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज़ अगर आप बता पाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो एक होप है कि आप इससे अगर जुड़ेंगे तो शायद सही सी बात है कि हमारे लिए भी आप बेनिफिशियल रहेंगे। सेम ऐसे ही कई बच्चे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके भी ह्यूमन रिसोर्सेज में जाते हैं, अदर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स एक तरह का, जैसे लेबर वेलफेयर स्कीम हो गए या वेलफेयर वाला जो कोर है, वैसे करके कई सारे कोर हैं इसमें, किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज में, जो इसमें एलिजिबल भी हैं, और एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक अच्छा आप मैसेज भी दे सकते हो, वहाँ जा करके आप बेहतर काम भी कर सकते हो, ये सोसाइटी को आप एम्पावर या एनरिच करने का भी काम कर सकते हो। तो एक तरह से समाज का भलाई भी है और पैसे की कमाई भी है, यानी अपनी भलाई और दूसरों की भलाई भी। बस घूसखोरी नहीं करना होता है ना, और ऐसे डिपार्टमेंट्स में आप ध्यान रखोगे बहुत क्लैरिटी रहती है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो और लाइफस्टाइल भी ज़बरदस्त रहता है। अब बात कर लें कुछ स्पेशल पर्क्स की।
स्पेशल पर्क्स में ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन रिसोर्स वाले जॉब को अक्सर बाकी डिपार्टमेंट वाले टीज करते नजर आते हैं। रीजन ये है, उनको लगता है कि ये मेवा खाते हैं बस, कभी कभी तो इनको काम करना होता है, बाकी टाइम पे इनको बर्थडे पार्टी ये सब सेलिब्रेट करवाना होता है, एनर्जी देनी होती है। भाई जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स वाले ही हैं जो काम आपसे करवाते हैं। जाहिर सी बात है, सारे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को उन्हीं को मैनेज करना होता है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स को ये लगता है कि सबसे ज़्यादा एंजॉय यही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स पे ही होती है। इसीलिए सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस हमेशा बेटर होते हैं बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स वाला पार्ट जो रहेगा वो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है देन दैट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स वालों से बाकी लोग डिपार्टमेंट वाले पंगा भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि निर्भर है उस पर है ना, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और ज़्यादा अथॉरिटेटिव जॉब बन के निखरती है। यानी कि आपके पास में एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी पावर भी आ जाती है, जिसके जरिए आप और बेहतर कर पाओगे चीज़ों को और बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके हॉस की, भौकाल की, है ना, सिस्टम में। नेक्स्ट क्या क्या इसमें और पर्क्स और मिल जाते हैं? जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी अलग अलग काम भी आ जाते हैं बीच बीच में, है ना, क्योंकि भाई सिस्टम उन्हीं को पूरा रन कराना है। तो ऐसे कई सारे सेग्रीगेटेड काम भी बीच बीच में आते हैं, जिसके लिए अलग से पर्क्स और अलाउंसेस मिल जाते हैं। ओवर टाइम का अलाउंस भी इसमें मिल जाता है। रिसोर्स, स्टाफ मैनेजमेंट या उनसे आने वाले खर्चों का बजट भी कभी कभी इसमें देखने को मिल जाता है। सेकेंडली, ग्रोथ का स्कीम स्पेस जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट नए डिपार्टमेंट का सृजन करती है, यानी कि उनके अंदर सब डिपार्टमेंट बनाती है, तो सबसे पहले उसको लीड कौन करेगा? एचआर ही करता है। ठीक है, यानी कोर लोगों को मैनेज करने का काम एचआर का ही होता है। इसीलिए एचआर का स्कोप हमेशा हर जगह पे ज़्यादा रहता है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है, सैलरी स्कीम ज़्यादा रहती है, जॉब स्विचिंग के पैरामीटर्स, सैलरी हाइक की पैरामीटर्स, ये सभी इसमें ज़्यादा होते हैं। कहने के लिए या देखने में ऐसा लगता है कि एमबीए कौन सा बड़ा तीर मार लिए करके, लेकिन एमबीए एक ल्यूक्रेटिव ऑफर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में देता है, अगर आपने ढंग से या ढंग के कॉलेज से आपने उसको पढ़ाई करी है तो। अगर आपने ढंग के कॉलेज से नहीं करी है तो आपको ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्स मिलते हैं जिसमें आप बेहतर कर पाएँ। तो एआई की जो ये अपॉर्चुनिटी है, हमें लगता है आपको बहुत बेहतर सुविधा देने वाली है। तो कोशिश करिएगा इसको अप्लाई करने की, अगर आप एलिजिबिलिटी मैच करते हैं, चाहे इसको, चाहे फायर सर्विसेज को, और चाहे तो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप मैच करते हो। हमें लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर में शायद ही कोई होगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज में बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि उसमें 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है ट्रांसलेटर का। तो हमें लगता है उसमें कोई नहीं फिट बैठेगा, लेकिन हाँ, फायर सर्विसेज और एचआर में काफ़ी लोग बैठ रहे होंगे। तो जितने भी लोग बैठ रहे हैं इस क्राइटेरिया में, वो ज़रूर भरें, अप्लाई करें और हमें ज़रूर बताएं क्या करके। आपको बस सिंपली लिखना है जेई 2025 और भेज देना है इस नंबर पे 94 038 90 260। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और बस वहीं से काम हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी ये मैसेज डालिएगा, ताकि हमारे पास में एक डेटा मिल पाए, एक रिकॉर्ड मिल पाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट हम इस पे कुछ काम कर पाएँ, यानी कि आपको कुछ कंटेंट या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएँ। और अपने रिसोर्सेज के दम पे ही हम लोग सिलेक्शन हर बार करवा पाते हैं। तो और रिसोर्स दमदार रहेगा, तभी बेनिफिट हम दोनों का रहेगा। तो इसीलिए हम उस पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अब इन द लास्ट देयर आर अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस रिमेनिंग जो आप लोग के हैं, डेली आते रहते हैं मैसेज में कि एटीसी का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि एटीसी आपने सर बताया था कि एआई जो है पैरेलल एग्जाम नहीं कराती। ध्यान रखें, एआई पैरेलल एग्जाम्स कराती भी है और नहीं भी कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे आपने देखा होगा कॉमन कैडर, तो कॉमन कैडर नाम से वैकेंसी नहीं थी, वो वैकेंसी वेरियस डिपार्टमेंट नाम से थी। उसके साथ में ही ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर, ऐसे करके कई सारे आपके पोस्ट दिखे थे। मतलब करीब करीब हमको लगता है 4-5 एग्जाम्स उसमें हुए थे, और सारे एक के बाद ऐसे करके हुए थे, है ना, 4 दिन 5 दिन के गैप पे हुए थे। यानी पैरेलल में कई सारे एग्जाम्स चल रहे थे। इवन एआई का जब एटीसी का जब नोटिफिकेशन आया था, तब भी इसका एग्जाम चल ही रहा था उस टाइम पे, है ना, शॉर्ट इंटीमिडेशन जब आया था। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि एटीसी नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटीसी एक सेपरेट पार्ट है, ये एक सेपरेट पार्ट है, साथ में आएगी। हाँ, अगर कॉमन कैडर ऑपरेशंस की बात होगी तो वो दोनों कभी एक साथ नहीं आते। अगर ऑपरेशंस आ गया, कॉमन कैडर जैसा कोई अगर एग्जाम आ गया, तो ध्यान रखना है कि वो दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाता है, सारे कैंडिडेट ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को अलग करा जाता है। जब कभी भी स्ट्रीम स्पेसिफिक कोई वैकेंसी आती है, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ में आ जा रही है, उसके साथ में पैरेलल कई सारे भी वैकेंसीज और भी आ सकते हैं। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं रहती। आपने समय समय पर देखा भी होगा, या करियर डैशबोर्ड पे आप जाओगे एआई के, तो आप वहाँ पे देख भी पाओगे। यानी इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात की वैकेंसी सर क्या उसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करना है। और कभी भी, जैसे एक होता है ना कि कब आएगी, तो कभी भी आ सकती है। मतलब आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि उसमें वैकेंसीज काफ़ी हैं और जल्दी ही आने को संभावना आपको मिल सकती है। थोड़ा प्रिपेयर रहिए, थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपको जब भी हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो, और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। वैसे भी 2024, 2025 कैलेंडर में भी हमने बताया था कि उसमें भी वैकेंसीज काफ़ी थी, है ना, 430 के आसपास। 29 अगस्त वाली जो वैकेंसी थी उसमें 215 के आसपास नई क्रिएट हुई थी। तो कुल मिला के अगर आप दोनों को देखोगे, यानी प्लानिंग देखोगे, तो आपके पास वैकेंसीज हैं और आनी तो है ही हैं। बस जब आ जाएँ,
अब अगर कोई पूछोगे एग्जैक्ट डेट के बारे में, तो वो चीज़ें अभी पिछले साल से काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चल रही हैं कि एग्जैक्ट डेट दे पाना तो मुश्किल ही लग रहा है। इवन इसका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। ये भी हमें उम्मीद थी कि नेक्स्ट मंथ में ही दिखेगा, लेकिन एक दिन पहले, मतलब हमें उम्मीद थी कि 14-15 फरवरी के आसपास दिखना चाहिए, पर समय से पहले ही दिखा। तो हमको लगता है कि हो सकता है एडीसी भी समय से थोड़ा पहले या जल्दी या फरवरी में ही दिख जाए, शुरू में दिख जाए। तो उम्मीद ना खोइए, थोड़ा-सा मेहनत करते रहिए, थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ते रहिए। हम तो कहते हैं एक दिन में अगर 3 से 4 घंटे भी कोई बच्चा पढ़ लेता है ना, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप 2 घंटे, ढाई घंटे, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे ही आप टेक्निकल सेक्शन को दे दीजिए, ठीक है? ये 2 घंटे अपने दिन के आपने सृजित करके निकाल दिए। डेली प्लानर आप यूज़ करिए, कोर्स प्लानर ज़्यादा बेनिफिशियल है, करना चाहिए। अगर आप नहीं लेना चाह रहे कोर्स प्लानर, तो ऐसा ही कुछ अपना एक कॉपी बना लीजिए, डायरी राइटिंग, जर्नल राइटिंग कर लीजिए, वो आपको एक ट्रैक पे रखता है। मोबाइल से मत करिए, हार्ड कॉपी रखिए। तो अगर आप चाहें तो कोर्स प्लानर ले सकते हैं, चाहे तो खुद से एक बना करके आप एक डेली रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें। तो 2 घंटे लगभग, ढाई घंटे लगभग आप टेक्निकल को दे करके उसको रिजर्व कर दीजिए, भाई हमको टेक्निकल डेली पढ़ना है, ये चीज़ चलता रहेगा। नॉन टेक्निकल को आप क्या करिए, आप दूसरे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपके पास जो वेरियस जॉब्स हैं, जैसे अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो नॉन टेक पढ़ना ही है फिर दोबारा से। तो नॉन टेक्निकल को बाकी एग्जाम्स को देखते हुए आप पढ़ाई करिए, ताकि आप बाकी चीज़ें पढ़ते रहें और उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, यानी आईटीसी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें, अगर आप एटीसी एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है? तो कुल मिला के न्यूज़ इतनी ही थी और हमें लगता है कि जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने जितने भी डाउट्स होंगे। उल्टे-पलटे कमेंट करने से बचिएगा। अगर कोई डाउट या दुविधा होगी, डायरेक्टली हमसे पूछें, डीएम करें, मैसेज करें, कॉल करके बात कर रहे हैं, लेकिन इधर-उधर ऊट-पटांग चीज़ें करने से बचें, है ना? व्यक्तित्व आपका है, सुंदर समाज से आप बिलॉन्ग करते हैं और मुस्कुराते हँसते ही आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आस-पास के लोगों का ख्याल रखिए। टेंशन परेशानियाँ हर किसी के जीवन में है, हर कोई अपना नर्क जी रहा है, तो कोशिश करिए किसी को नर्क से निकालिए। हमें दिखता नहीं, लेकिन हर कोई संघर्ष में पड़ा हुआ होता है। बस ज़रा-सा 10 मिनट बैठ के देखिए, बात करके देखिए, हर कोई परेशानी में ही है। तो कोशिश करिए कम से कम उस परेशानी को बढ़ाने के बजाय कम करने वाले बनिए, है ना? मरहम लगाने वाले बनिए, नमक लगाने वाले नहीं। और इस बात का ध्यान रखिए, हर किसी के पास ज़ख्म है, हर किसी के पास घाव है, चाहे वो छोटा-सा बच्चा ही क्यों ना हो। बस आपकी नज़रिया है, आपको लगता है सब एन्जॉय कर रहे हैं, है ना? दूसरे के दुःख की घटरी हमेशा हल्की लगती है, अपनी ही भारी लगती है देखने में, पर होती सबकी उतनी ही है, सबकी समस्याएँ उतनी ही हैं। तो कोशिश करिए, हर किसी का सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। दिल में एक अच्छी भावना रखिए, आत्मा में अपने किसी के प्रति खुन्नस, ईर्ष्या ये सब मत रखिए, सपोर्टिव रहिए, आपको वही दुनिया बेहतर नज़र आएगी, वही लोग आपको बेहतर लगाएँगे और ईश्वर भी आपके साथ में खड़ा हुआ रहेगा, आपकी किस्मत बढ़िया काम करेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी करेंगे। तो समाज के लिए, परिवेश के लिए भी कुछ अच्छा करें। सो समय से सोएँ, समय से उठें। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय-बाय।